धन्यवाद प्रियदर्शन जी। मैं आभारी हूँ हंस का, रचना जी का और आप सबका कि आपने मुझे इस समवाय में बुलाया। बहुत ही ये जो प्रश्न है जो आपने खड़ा किया है, इसका सीधा उत्तर किसी के पास नहीं है। ये बहुत ही जटिल प्रश्न है और मुझे लगता है इसके उत्तर खोजने की कोशिश होती रही है और बार बार हम असफल हुए हैं। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि कौन चाहता है जाति टूटे या कौन नहीं चाहता है जाति रहे। और ये फिर पी साईनाथ की किताब की टाइटल के तर्ज पे मैं कहना चाहता हूँ, एवरीवन लव्स गुड ड्रॉट। तो हर कोई जाति चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जब मैं कह रहा हूँ तो ये मैं इतिहास में इसको दूर करने की जो कोशिशें हैं उनको नकार रहा हूँ। आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध ने अभिसंज्ञा का विरोध किया और उन्होंने कहा जाति बेस्ड अभिसंज्ञा, और उन्होंने शाक्य से कहा कि भाई तुम अपने को श्रेष्ठ समझते हो, कोलिये कौशल से समझेगा तो समाज कहाँ जाएगा। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भारतीय इतिहास में, भक्ति आंदोलन, जिसको आप जानते हैं, जो जाति के खिलाफ का बहुत बड़ा आंदोलन था। तो बुद्ध का आंदोलन भी एक जगह जा कर के कहीं इस प्रश्न का उत्तर खोजने में असफल हुआ। भक्ति आंदोलन ने इतनी कोशिशें की, एक बूंद से सब उपजे हैं, कौन बावन कौन सूदा से चला वो आंदोलन। उसने भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन किए, बुद्ध ने भी परिवर्तन किए, लेकिन भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है इतना जटिल है कि मुझे लगता है एक समय के बाद जैसे होता है ना कि तीर जाके टूट जाए, तो तीर जाके कहीं ना कहीं टूट जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए। ये माना गया कि मॉडर्निटी और डेमोक्रेसी आकर के जाति को ख़त्म करेगी, लेकिन आपने देखा कि मॉडर्निटी की इस गति क्या हुई। अभी हिलाल ने बताया मॉडर्निटी एट लार्ज भी कहाँ पहुँचा, पोस्ट मॉडर्निटी भी आई तो कहाँ गई। प्रश्न ये सारे जो जाति का उत्तर किसी के पास नहीं। हम लोग आज कहते हैं कि डेमोक्रेसी कास्टोक्रेसी में बदल गई है, हम लोग कहते हैं कि मॉडर्निटी का एक तरह से कास्टिडिटी में बदल गई है। तो ये जो पूरा एक क्या है ऐसा जिसके कारण ये सारे जो मूव हैं वो असफल हो रहे हैं। अभी भी अंबेडकर का एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रोजेक्ट था जाति के खिलाफ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उन्होंने बहुत सारे रास्ते सुझाए जो आज भी प्रैक्टिस में हैं और हमारे लिए वो रास्ते भी देते हैं। उन्होंने माइग्रेशन कहा, माइग्रेशन गाँवों से, क्योंकि गांव एक फ्यूडल सोसाइटी है, जाति वहाँ जीवित रहती है, माइग्रेशन होगा तो मोबिलिटी होगी और जाति की पहचान कमज़ोर होगी। कुछ हुआ भी, लेकिन कांशीराम ने आके कहा कि माइग्रेशन ठीक है, और हमने अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ के समझा। जब पढ़ लिया तो मुझे समझ में आया कि भारतीय समाज से जाति को ख़त्म अगर करना है तो उसको जाति से ही काटना पड़ेगा। तो जाति के हथियार से ही जाति को काटो का उन्होंने एक पॉलिटिक्स की एक लंबे समय तक, और अंततः वो पॉलिटिक्स भी एक जगह जा कर के जाति को ख़त्म करने में असफल हुई, क्योंकि वो शुरू ही करते थे चमार, पासी, धोबी, कोरी भाइयों, सारी जातियों का नाम लेते थे अपनी सभाओं में, और फिर कहते थे बहुजन हैं ये लोग और अब सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वो लड़ाई भी एक जगह जाके ख़त्म हुई। और माइग्रेशन ने, ये ठीक है कि माइग्रेशन एक स्पेस है जो आपको जो ओरिजिनल रेफरेंस ऑफ कास्ट से मुक्त करती है, और वो आपको बहुत सारे जातियों को बदलने की छूट भी देती है। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, मुंशी रहमान खान सूरीनाम गए, और सूरीनाम जब मुंशी रहमान खान बुंदेलखंड के थे तो उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी, मेरा जीवन प्रकाश नाम से, और उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो जहाज़ पारामारिबो में, तो मैं उतरा जहाज़ से, तो एक आदमी पीला कपड़ा पहने हुए और खड़ाऊ पहन के खड़ा था जहाज़ के पास। तो मैंने उतर के मैंने उसका पाँव छुआ, तो उसने कहा नहीं मेरा पाँव मत छुओ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाति का चमार हूँ, लेकिन मैं यहाँ आ करके हमने अपनी जाति को एलिवेट किया है। तो वो एलिवेशन चलता रहा, बहुत सारा एलिवेशन की कहानियाँ हैं जाति में। तो माइग्रेशन एक स्पेस है जो आपको मुक्ति तो देती है,
लेकिन वो हाफ मुक्ति है, थोड़ी मुक्ति है। एक समय के बाद फिर आप उसी में घिर जाते हैं, फिर आप भी कुछ न कुछ उसमें हो जाते हैं। तो जाति से निकल के जो लोग जाति से मुक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी एक समय के बाद जाके जाति के ट्रैप में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये क्या है? जाति क्या भावना है या जाति एक इंस्ट्रूमेंटलिटी है? मुझे लगता है कि जाति एक भाव भी है, लेकिन जाति एक उपयोग, यानी खास करके जो आगे बढ़ा हुआ समाज है या जो आगे बढ़ना चाहता है, वो जाति को एक उपयोग करता है अपने को बहुत सारे फ़ायदों के लिए। तो एक उपयोगितावादी जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी जाति को देखना चाहिए। जाति मात्र भाव नहीं है, उसी से आप भाव जनरेट करते हैं। यानी कई बार जो समाज के शक्तिवान लोग हैं, वो जाति के भाव को अपने फ़ायदों के लिए, अपने मोबिलाइजेशन के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे कल्चर है, चाहे सोसाइटी है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चला जाति के खिलाफ। कम्युनिस्ट आए, उन्होंने कहा जाति नहीं होनी चाहिए, प्रोलेटारियत होना चाहिए, और कैपिटलिस्ट है, प्रोलेटारियत है। सोशलिस्ट आए कि अगड़े और पिछड़े होने चाहिए, अगड़े और पिछड़े होने चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स जो पहले जाति को नकारते थे, अब वो जाति के फ्रेम में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण है, ये हम सबको बहुत गहरे ढंग से सोचना पड़ेगा कि और इसका उत्तर किसी के पास नहीं है और न किसी को उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक विचित्र किस्म का, वो जिसको कहते हैं ना कि वो ख़त्म भी होके फिर जी जाता है, वो फिनिक्स की तरह का मामला है जाति का। वो आप में ख़त्म होता है और फिर उभर जाता है। अगर उभरे नहीं तो उभार दिया जाता है। कई बार आपको कंडीशंस होती हैं जो उभार देती हैं। मैं आपको छोटी सी बात अपनी एक कथा सुनाऊँ, अपनी बात बताऊँ। जब मैं JNU में प्रोफेसर होकर के आया, तो मेरे जो आर्टिकल्स छपते थे अखबारों में, उनको पोस्टर लगा दिया जाता था, बद्री नारायण तिवारी की आर्टिकल पढ़िए। तो बद्री नारायण तिवारी जो बद्री नारायण था JNU में आने के पहले, उसका तिवारी को जगाने की पूरी कोशिश हुई। एक तो ये कथा है। दूसरी कथा है कि एक ने कहा कि अरे वो तो IIC में किसी प्रोफेसर को वो मिले, कहा अरे वो तो दलित है लेकिन लिखता अच्छा है। यानी दो तरह की कथा, दो तरह के वाक़ये। एक किसी ने केरल से फ़ोन किया, हिंदू में मेरी आर्टिकल पढ़ के, कहा आप दलित हैं? मैंने कहा नहीं। कहा आप OBC हैं? कहा, मैंने कहा नहीं। क्या आपने दलित लड़की से शादी की है? मैंने कहा नहीं। तब इतना अच्छा कैसे लिखते हैं दलित पर? तो आप सोचिए, जिस समाज में सोचने का फ्रेम ये हो, वो उस समाज में जाति से मुक्ति की जो लड़ाई है वो किस तरह से कैसे होगी और क्या होगी। बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स हम देख चुके, हम सोशल रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स देख चुके, हम मॉडर्निटी को देख चुके, हमने डेमोक्रेसी को देख लिया। डेमोक्रेसी में जब स्टेट रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार जाति हो जाए तो कैसे आप जाति से मुक्ति लेंगे? SC OBC, तो SC OBC तो ठीक है, एक टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड टर्म है, लेकिन उसके भीतर प्याज की तरह, अनियन की तरह जातियां हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा उसमें फिर ये होता है कि भाई अब उनमें जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उसको मिल गया, इसको नहीं मिला, इसको भी मिलना चाहिए, तो फिर वहाँ भी जाति का विमर्श खड़ा हो जाता है। तो जाति, जब आप स्टेट की पूरी पॉलिसी मेकिंग का आधार भी जाति को बनाएंगे, स्टेट रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार जाति बनाएंगे, तो फिर डिग्निटी की लड़ाई अकेली कैसे लड़ी जा सकती है? क्योंकि उसको इकोनॉमी के साथ में अगर आप जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे, अब ख़त्म करना भी ख़त्म भी करना संभव नहीं है, क्योंकि कांशीराम जी ने कहा कि भाई अब तो मैं समझ गया हूँ कि जाति ख़त्म नहीं हो सकती भारतीय समाज में। तो अब उसको ख़त्म करने की जो लड़ाई है, उन्होंने कहा जाति से ही लड़िए। तो आज जाति से लड़ने की बात हो रही है। तो जातीय जनगणना का प्रश्न आ रहा है। फिर उस जातीय जनगणना से भी हम क्या करेंगे? एक तरह के, ठीक है कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी बनाने में मदद होगी, लेकिन जाति भाव तो जगेगा, क्योंकि जब सेंसस हुआ है तब जाति के जो बोध है वो जगह है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, सुमित सरकार की किताब पढ़ लीजिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन से। और जो ये जाति है, मतलब ये जाति बुरी, इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं जाति बुरी है, तब हम उससे मुक्ति चाह रहे हैं। लेकिन हम जब गाँव में जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, तो कभी मैं जाति नहीं सुनता, बिरादरी। जैसे किसी से पूछेंगे
तो बड़ा वो कहेगा किस बिरादर के हैं आप, किस बिरादरी के हैं। थोड़ा और आप एग्रेसिव होंगे तब कहेगा हम इस जाति के हैं। ज़्यादा आप उसको पोक करेंगे तब वो जाति बताएगा आपको। पहले वो जाति नहीं बताना चाहता, पहले वो बिरादरी कहना चाहता है। वैसे ही एक दलित जब अपने गांव में होता है तो वो अपनी जाति से अपने को संबोधित करता है, जब वो ब्लॉक में जाता है तो एससी होता है, जब वो पॉलिटिकल रैली में जाता है तो बहुजन होता है। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के बीच हम जीते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक आइडेंटिटी को लोग फिक्स कर देते हैं, और स्पेशली पॉलिटिक्स उसको फिक्स करती है। तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है इस जाति बोध को जगाने में, स्टेट क्राफ्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है इसको बनाए रखने में। और चूंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, उससे उनको मोबिलाइजेशन की बहुत आसान स्ट्रेटजी मिल जाती है। जो मोबिलाइजेशन डेवलपमेंट पर होना चाहिए वो डेवलपमेंट के बेस पे होना चाहिए, या सेकुलर बहुत सारे न्यूट्रल मुद्दों पे होना चाहिए, उसके जगह जाति और धर्म के तरह के बोध या भाव आपको मिल जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग वाकया आपको हम बताएं, महाराष्ट्र में अभी हम लोग फील्ड वर्क कर रहे थे न्यू बुद्धिस्ट समुदायों के बीच, और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनकी कल्चरल वो है। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी मिली। वहाँ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग एससी रिजर्वेशन वाला कॉलम नहीं भरते हैं, क्यों, हम बुद्धिस्ट वाला माइनॉरिटी वाला भरते हैं। तो हम लोगों ने कहा भाई माइनॉरिटी तो बहुत कम है उसका प्रतिशत, और उसमें ज़्यादा है, आप उसको क्यों नहीं भरते हो। कहा नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हम एससी नहीं होना चाहते हैं, यानी जो जातीय स्ट्रक्चर में हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। भले ही हमें थोड़ा मिले, लेकिन हम इससे खुश हैं क्योंकि हमने यहाँ एक इक्वालिटी एक्वायर की है। तो ये भी एक क्रिटिक है, और मुझे लगता है कि इस क्रिटिक को भी समझना चाहिए। और इस तरह से मेरा कहना है कि जो धर्म है, कई बार धर्म की प्रोग्रेसिव भूमिका होती है, और ये प्रोग्रेसिव भूमिका कई बार मदद करती है। जो अभी हिलाल कह रहे थे कि धर्म को भी हमें नए ढंग से देखना होगा कि वो इसमें मदद करे, इसमें मदद कर सकती है। लेकिन जो पहले हमें था कि धर्म हमेशा ही रिग्रेसिव होता है, धर्म के भी पॉजिटिव रोल होते हैं, लेकिन पंथों के रोल में भी जाति बहुत शामिल है। जैसे अभी बाबा, वो हमारे जो अभी वेस्टर्न यूपी में जो घटना हुई, जो बाबा थे सबॉल्टन बाबा करके मैंने एक लेख लिखा था पिछले दिनों। तो ये जो हमारे बाबाज हैं, इनकी भी जातियाँ हैं, इनके साथ भी जाति जुड़ी हुई है। जैसे रविशंकर के साथ जाति भी है, वर्ग भी है। ऐसे सारे संतों का अगर आप उनके फॉलोअर्स का सोशल बेस की स्टडी करें, उनके इकोनॉमिक बेस की स्टडी करें, तो आपको लगेगा कि ज़्यादातर की जातीय नेटवर्क है। जैसे माइग्रेशन का जातीय नेटवर्क होता है, वैसे बाबाओं का जातीय नेटवर्क होता है, वैसे रिलीजियस मोबिलाइजेशन का जातीय नेटवर्क होता है। तो कौन चाहता है कि जाति से मुक्ति मिले? जाति जब इतनी आसान एक भाव है, तो इससे मुक्ति की लड़ाई कौन लड़ेगा? यानी जिनसे लड़ने की आशा थी वो तो हार चुके, उन्होंने छोड़ दिया, तो अब कौन लड़ेगा? ये प्रश्न मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, और हमें ये देखना होगा। अच्छा, जाति में जैसे मैंने आपको बताया कि बिरादर, एक और इंटरेस्टिंग वाकया है। बिहार में एक जाति है जो सबॉल्टन कम्युनिटी है, लेकिन ब्राह्मण के हाथ का पानी नहीं पीती है। ब्राह्मण के हाथ का छुआ हुआ पानी वो नहीं पीती है, क्योंकि ब्राह्मण उसके लिए अनटचेबल है, वो कहता है वो अनटचेबल है। तो सबवर्जन का लेवल देखिए आप। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, जो उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं जिनसे हम लगातार बात करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक गांव में 50s के बाद, 1950 से 80s तक, काशीराम के आने तक बहुत बड़ा आंदोलन चला, जिसको नारा मवेशी मूवमेंट कहते हैं। नारा मवेशी मूवमेंट में चमार जाति के लोगों ने कहा कि अब हम मुर्दा मवेशी नहीं फेंकेंगे। एक मिनट, हाँ 2 मिनट पे ख़त्म करते, मुर्दा मवेशी नहीं फेंकेंगे। तो मूवमेंट हुआ, उसमें बहुत उनको दमन सहना पड़ा। उसमें बहुत सारी ओबीसी ने सवर्णों के साथ मिलके, दलितों में भी कुछ जातियों ने सवर्णों के साथ मिलके उन पे दमन किया। लेकिन आफ्टर ऑल, चूँकि स्टेट में एंटी एट्रोसिटीज एक्ट थे, वो सारे प्रोग्रेसिव एक्ट्स थे, उनके सपोर्ट से वो लड़ाई जीते, और उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन को डाइवर्सिफाई किया। वो शहरों में जाने लगे, रिक्शा चलाने लगे, बहुत सारे ब्रिक्स लेबरर्स होने लगे। नहीं तो पहले तो हो ही नहीं सकते थे, आपको वहीं काम करना है, वहीं पे रहना है। तो वो बड़ा रिवोल्ट था, मूवमेंट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो उन्होंने छोड़ दिया वो काम, तो दूसरे चमार जाति के लोगों को रीवा से, बिहार से ला करके उत्तर प्रदेश के गाँव में बसाया गया, और उनको कहा गया कोर चमार। तो अब कोर चमार और चमार के बीच का रिश्ता वैसे ही है जैसे ब्राह्मण और दलित के बीच का रिश्ता है। यानी वो उनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते, बेटी रोटी का कोई संबंध नहीं है उनके बीच, एकदम उसी पैटर्न में। तो जो आम्बेडकर कहते थे ना, इनग्रेडेड इनइक्वालिटी, तो वी आर लिविंग इन द स्टेज ऑफ इनग्रेडेड इनइक्वालिटी।
और उसके बाद इस तरह का जो सोशल सेटअप है जहाँ पर मुक्ति की लड़ाई, अच्छा वो सब मिलकर बीएसपी को वोट देते हैं, ये भी बहुत मज़ेदार है, वो दोनों एक दूसरे को दूर करते हैं लेकिन वोट बीएसपी को एक साथ देंगे, तो वोट पॉलिटिकल स्पेस में दोनों एक हैं। अब यहाँ पर हम एक बात कह के बात समाप्त करना चाहते हैं कि क्या आज हम अपने समाज में फिर से वो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी याद करिए, पंचलाइट, क्या हम उस पंचलाइट के एज में फिर से जा रहे हैं जहाँ पर हर जाति की अपना वो होगा, चौधरी होंगे, हर जाति का वो होगा और पंचलाइट सब जाति का होगा, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें गोवर्धन एक ही था जलाने वाला, आज सभी के गोवर्धन, सभी गोवर्धन हैं, सभी के पास शक्ति है पंचलाइट जलाने की, लेकिन हमारी लाइट ज़्यादा चमके, उसकी लाइट कम चमके, और वो इसलिए नहीं क्योंकि भाव है, वो इसलिए क्योंकि उपयोगितावादी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नज़रिया है। तो मेरा मानना है कि एक पैराडाइम है सोचने का कि जाति सिर्फ भाव नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नज़रिया है, और इस तरह से भी सोचा जाना चाहिए। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हूँ आपने मुझे बुलाया।